राम सिंह और शंभू सिंह दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, बचपन से ही सहपाठी थे और दोनों में बहुत प्रेम था। एक ही स्कूल में पढ़े बड़े और शादी हो गई तो राम सिंह के एक लड़का था सुनील और शंभू के एक लड़की होती है। दोनों मित्र आपस में विचार करते हैं कि हम दोनों सदा एक बंधन में बंध जाएंगे। तो उनकी लड़की 10 साल की रहती है, तभी उनका लड़का 12 साल का रहता है। दोनों अपने लड़की और लड़का की शादी कर देते हैं बचपन में ही। शादी हो जाती है बचपन में और उसके बाद लड़के को भेज देते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए। अब बेटा जब हॉस्टल में चला जाता है पढ़ने के लिए तो वहाँ जा कर के पढ़ाई करके बड़ा हो जाता है। अब नए नए दोस्त और पढ़ा लिखा लड़का और लड़की गांव में रहती है अपने मम्मी पापा के साथ। पहले लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, बहुत कम ही लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे। अब शादी हो गई थी तो और भी पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो गांव में रहती थी, उसे बचपन से ही यही सिखाया गया था कि जो ये लड़का है सुनील, तुम्हारी शादी हो चुकी है, वही तुम्हारा पति है। देखने में खूबसूरत, नाम था शीला। शीला बहुत सुंदर थी और गांव के जैसे कपड़े पहनना, रहन सहन, समझदार भी बहुत थी। उसे हमेशा यही रहता था कि ये ही मेरा पति है। सुनील जब भी गांव आते अपने पिता के साथ गांव आती और अपने पति के रूप में देखती और बचपन से ही मन में पति परमेश्वर बना के रख ली थी। इधर सुनील शहर की आबो हवा उसे लग गई थी। अब वो शहर में बहुत बड़े सेठ की लड़की रहती है, नाम कल्पना रहता है और उसी के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, होटल में डिनर करना, हमेशा 4 दोस्तों में रहना। अच्छी पढ़ाई कर रहा था, अब वो बड़ा हो गया था, शादी मामले सब समझने लगा था। उसे लगता था बचपन की हुई शादी एक गुड्डा गुड़िये का खेल है और वो कल्पना से प्यार कर बैठा। दोनों एक साथ हमेशा घूमते उठते बैठते। कल्पना भी उसे अपना पति समझती थी और प्यार जैसे करने लगी एकदम जी जान से। और सेठ जी की इकलौती लड़की थी, बड़े बाप की बेटी। पिताजी बहुत प्यार करते थे। सेठ दीनानाथ हमेशा बेटी की बातों में बहुत खुश रहते थे और बेटी जो भी कहती वही बात मान जाते थे। बेटी ने अपने लिए वर खोज लिया था। सेठ दीनानाथ बहुत खुश थे। लड़के को देखे थे, सांवले रंग का, ऊंचे कद का सुनील सुंदर दिखता था। सेठ जी ने सोचा शादी तो करनी है, दौलत की तो मेरे पास कमी नहीं है। मेरी बेटी को जब यही लड़का पसंद है तो मैं इसी के साथ शादी कर दूंगा। और सेठ जी ने उसके साथ सगाई कर दिया। बहुत बड़ी पार्टी रखी गई और सेठ जी अपनी बेटी की सगाई कर दिए। सुनील से बोले कि अपने माँ बाप को इनवाइट कर लेना, अब तुम्हारी 2 तारीख को, आने वाले महीने की 2 तारीख को तुम्हारी सगाई है। सुनील गांव जाता है अपने और जा कर के गांव में अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैंने बहुत बड़े सेठ की लड़की है, उसको पसंद कर लिया है, कल्पना नाम है और उसी के साथ मैं शादी करूंगा। पिताजी उसके भड़क उठते हैं, कहते हैं पागल हो गया है क्या, तेरी शादी हो चुकी है और
शादी हो चुकी है मेरे दोस्त की लड़की के साथ, जो तुम्हारे साथ हमेशा खेलती है। उसने तुम्हें अपने मन मंदिर में पति मान लिया है। अब शीला को देख करके उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, पिताजी बचपन का शादी एक मैं शादी नहीं मानता। जब मुझे होश भी नहीं था अपनी चड्ढी तक पहनने का, तब आपने मेरी शादी कर दिया। मुझे ये भी नहीं पता है कि मेरी शादी हुई किसके साथ है। उस शादी को मैं मानता नहीं हूँ। मैं उस शादी से इनकार करता हूँ और मैं अपनी शादी कल्पना से ही करूँगा। आपको आना हो तो ठीक, ना आना हो तो ठीक। बाप बेटे में बहुत देर तक बहस होती है। पिताजी उसके गुस्से में आ जाते हैं, सुनील के पिताजी, और कहते हैं, जा आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया, कह कर के भगा देते हैं। और सुनील शाम के वक्त ही इटैची में सारे कपड़े अपने डाल के चल देता है और शाम की जाने वाली 7 बजे की बस से निकल लेता है। और जब वो गांव जाता है, गांव से निकल कर के चला जाता है शहर, तो आकर के वहाँ कल्पना से के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी नहीं आए। उसने कहा, पिताजी नहीं आ सकते क्योंकि बीमार हैं, और बोले कि सगाई हो जाएगी, शादी में आऊँगा। कह कर के सगाई हो जाती है, अंगूठी पहना दी जाती है। कल्पना बहुत खुश थी और सुनील के साथ उसकी सगाई हो जाती है। अब वो खुलेआम हमेशा घूमते फिरते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। और सुनील अब सेठ जी के कंपनी में अच्छे से मैनेजर की पोस्ट पे बैठ कर के मालिक बन गया था और अच्छे से नौकरी करने लगा था। अब सुनील सेठ जी के घर में ही रहता था। कुछ दिनों के बाद सुनील और कल्पना की बहुत पटने लगती थी और शादी हो जाती है, दोनों रहने लगते हैं। इधर सेठ जी अचानक बेटे के चले जाने से इकलौता बेटा बीमार पड़ जाते हैं। बहुत लंबी बीमारी लग जाती है, न उठने का होश न बैठने का होश। माँ को तो तुरंत हार्ट अटैक आता है, माँ खत्म हो जाती है। बेटा छोड़ करके चला गया, माँ कैसे जिंदा रहती। बेटे की याद में परेशान माँ रात में सोई तो फिर दोबारा ना उठ पाई, लेकिन माँ के मरने की खबर पिता उसको देते नहीं हैं और वो शहर में अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। उसने पलट कर नहीं देखा गांव की तरफ कि हमारे माँ बाप जिंदा हैं कि मर गए, किस हाल में हैं। और पिताजी ने भी उसे नहीं पूछा कि बेटा किस हाल में है, कहाँ है, कैसे है। बाप बेटे की दूरियां, माँ दुनिया छोड़ दी, अब बाप अकेले पड़ गए। लेकिन शीला ने, गांव के बहुत से लोगों ने कहा और शीला के पिताजी भी बोले कि बेटी मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर लूँ, अभी तुम्हारी उम्र पूरी पड़ी है, तुम तो उसके साथ एक दिन भी नहीं बिताई हो, एक पल भी नहीं बिताई हो, उसने तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार ही नहीं किया, इसलिए तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हारी शादी कर दिया जाए। लेकिन शीला रूधे गले से बोली, नहीं पिताजी, मैंने बचपन से ही उसे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। उसने मुझे पत्नी माना कि नहीं माना ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने उसे अपने तन मन धन से पति मान लिया है। इसलिए मैं अब अपनी ससुराल में ही जा कर के रहूँगी। और वो जा कर के अपने ससुर के साथ रहने लगती है और खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सेवा पानी करना, वो एकदम अपने ससुर की तरह ही सेवा करती थी। घर की बेटा पिताजी, सुनील के पिताजी बहू नहीं बेटा समझते थे। शहर से जा कर के दवाइयाँ लाना
और पिताजी को दवाई डॉक्टर को दिखाना, सारा काम घर का करती थी। उसके माँ बाप कई बार आए कि बिटिया घर चल, मैं तेरी दूसरी शादी कर दूंगा, जब ये ख़त्म हो जाएंगे नहीं रहेंगे तो तेरी देखभाल कौन करेगा। उसने कहा मैं उनके नाम का सिंदूर लगा करके अपना जीवन बिता दूंगी इसी घर में, और वो नहीं जाती है मायके। माँ बाप बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन क्या करें, बेटी के जिद के आगे किसी की ना चली। बेटी मानती नहीं है और अपनी ससुराल में रहने लगती है। अब पिताजी बहुत बीमार हो जाते हैं। सुनील के पिताजी एकदम खाट से चिपक जाते हैं। बहुत सेवा करती है शीला, पर वो खाट से नहीं उठ पाते हैं। अब गांव के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, गांव में कोई अस्पताल था नहीं, इसलिए वो सोचती है कि सुनील जिस शहर में रहता है पिता की हालत देखेगा तो ज़रूर दवा पानी करवाएगा। यही सोच कर के शीला पिताजी को बस में थोड़े जो पैसे रहते हैं और एक छोटी सी गठरी में कपड़े लत्ते रख लेती है थैले में, और पिताजी को लेकर के शहर की तरफ चल देती है। ना कोई पता रहता है, ना कोई ठिकाना रहता है, सिर्फ शहर का नाम पता रहता है उसे, और वो शहर की तरफ चल देती है। और शहर जा कर के उतरती है तो शहर में खैराती अस्पताल, सरकारी अस्पताल था, वहीं ले जा कर के भर्ती कर देती है। सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देती है और वहीं दवा पानी शुरू हो जाती है। लेकिन कितना भी दवा और सेवा करती है फिर भी पिताजी बचते नहीं हैं और शहर में ही ख़त्म हो जाते हैं अस्पताल में। और वो दिन भर बस से घूम घूम करके ढूंढती थी कि कहीं तो सुनील मिल जाए, लेकिन सुनील कहीं नहीं मिलता है। उसने जगह जगह फ़ोटो दिखाए इतने बड़े शहर में, और वो ढूंढ नहीं पाती है। बहुत परेशान होती है, सुनील ना मिलता है। पिताजी ख़त्म हो जाते हैं। आज वो ख़त्म हो गए। डॉक्टर ने उनकी लाश को बाहर कर दिया लावारिस। लाश तो छोड़ नहीं सकती है और लाश को लेकर के गांव जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। परेशान हो जाती है और लाश को तो जलाना ज़रूरी रहता है। उसने सोचा लो पिताजी का मैं ही, चाहे बेटा हूँ, चाहे बेटी हूँ, चाहे बहू हूँ, मैं ही हूँ। और यही सोच कर के वो सारी रात लाश के पास बैठी रहती है और आंसू बहाती रहती है, अकेले रोते रोते वहीं सो जाती है। उसने बहुत से लोगों से कहा कि लाश को कैसे करूं, क्या करूं। ऐसे अस्पताल में लावारिस छोड़ कर के लाश को आ भी नहीं सकती थी। वो बेटे का पूरा फर्ज निभाना चाहती थी, इसलिए उसने जा कर के वहाँ के गार्ड से कहती है कि गार्ड भैया, पिताजी को लाश को जलाना है, लकड़ियों की व्यवस्था करनी है। गार्ड कहता है कि तो मैं क्या करूं, तुम उसकी व्यवस्था तुम करो, या तो लावारिस लाश में जलवा दो, लावारिस में गड्ढे में दबवा दो। ऐसा वो कर नहीं सकती थी। उसने लाश, दूसरा दिन लग गया सुनील को। अब लाश छोड़ के वो जा भी नहीं सकती है, लाश भी अब बैठने लगी थी। अब वो परेशान, उसने फिर से दूसरा शिफ्ट बदला, दूसरा दिन बदला। दूसरा गार्ड आया, उससे कहा कि भाई साहब लाश को जलाने के लिए कुछ व्यवस्था करवा दो। उसने कहा कि तुम तो अच्छी खासी हो, अपने आप को बेच दो और लाश जलाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाएगी, तुम बहुत सुंदर हो। अब उसने कहा चलो, अपने मन में सोचा कि जब मुझे स्वयं को बिकना पड़ेगा तभी लकड़ियाँ आएगी, क्योंकि लकड़ियों की व्यवस्था और किसी हाल में हो नहीं सकती थी। इतनी जल्दी कोई वो मेहनत का भी काम नहीं कर सकती थी, कुछ लकड़ियाँ लाश जलाने भर के लिए लकड़ियाँ मिल जाए।
इसलिए उसने कहा चलो जो ऊपर वाले की मर्जी है वही वही मैं करूँगी, लेकिन बेटे का आखिरी फर्ज मैं निभाऊँगी। और उसने स्वयं को बेच दिया। और एक रात के लुटी पुटी, एक रात के जो पैसे मिलते हैं 1 घंटे के, उस पैसों से लकड़ियाँ खरीद करके लाती है और पिताजी के लाश को जलाती है। आज उसका आखिरी सहारा छिन गया था और वो पागलों की तरह खड़ी होकर के रोए जा रही थी। आखिरी सहारे के साथ साथ वो सब कुछ हार बैठी थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वो सुनील का पता खोजने के लिए नहीं, अब वो सिर्फ लाश बन के, जिंदा लाश की तरह जी रही थी और रोज लुटती थी और उसी शहर में रहने लगी। और एक दिन की बात है, एक लड़का आता है और उसे देखता है, देखते ही रह जाता है। वो कल्पना का दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है शंभू बहुत सीधा साधा और कल्पना का दोस्त रहता है। जब सुनील एक बार अपने गांव गया था, पिताजी से लड़के आया था, तो कल्पना से झूठ बोला था कि पिताजी बीमार हैं, नहीं आ पाएंगे। कल्पना ने शंभू को उसके साथ पीछे से भेज दिया था कि जाओ देखो ये किस घर का है, कैसे है, क्या है। और शंभू पूरी पता लेकर के आया था, कल्पना को बताया कि इसकी शादी हुई है एक लड़की के साथ बचपन में ही, और ये सब कुछ छोड़ कर के आया है। कल्पना सब जानती थी, लेकिन प्यार के हाथों मजबूर हो कर के सुनील से शादी कर बैठी थी। कल्पना से आकर के शंभू बताया कि वो लड़की जो है यहीं पर आ गई है और मैंने उसे कोठे पर देखा है, धंधा कर रही है। कल्पना उससे कहती है कि सुनील को मत बताना और उसे अपने घर ले जाओ, और ढेर सारा पैसा देती है। 5 लाख में उसे खरीद करके ले आता है शंभू, अपने छोटे से घर में ले आकर के रख देता है। और अब वो एकदम खाना पीना रहना और शंभू के साथ रहती है। उसे कुछ भी नहीं पता थी, शंभू के साथ ही रहती थी। शंभू उसे बहुत प्यार करता था। अभी कल्पना सुनील को बताना नहीं चाहती थी। एक दिन शंभू से मिलने सुनील जाता है और शंभू के घर में जैसे ही जाता है, उसने शंभू जैसे गेट खुला रहता है, हल्की सी दाब देता है तो गेट खुल जाता है और अंदर जाता है। तो उसे बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है और वो वहाँ जा कर के बाथरूम का गेट जैसे ही खोलता है तो उसे दिखाई देता है कोई औरत नहा रही है। उसकी आंखों में बिजली चमक जाती है और वो आकर के बाहर सॉरी कह कर के बैठ जाता है। उसके बाद जब नहा धो कर के शीला निकलती है, अचानक सुनील देख कर के शीला को पूछने लगता है, तुम यहाँ कैसे? शीला उसे शुरू से लेकर के अंत तक की पूरी बात बताती है और सुनील शर्म के मारे वहीं बैठ जाता है और कहता है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ रखूँगा। शीला कहती है, मैं तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं हूँ, कह कर के जाने लगती है। सुनील उसका हाथ पकड़ने चलता है कि नहीं चलो मेरे साथ। तभी शीला दौड़ करके जाती है और 2 मंजिला छत पर से कूद करके अपनी जान दे देती है। शीला ख़त्म हो जाती है तो सुनील हारा थका अपने घर आता है तो बाहर से ही उसे शंभू और कल्पना की खनकदार हंसी सुनाई देती है। शंभू हंस रहा था बात कर कर के और कल्पना भी हंस रही थी। सुनील को लगता है कल्पना मुझे धोखा दे रही है। बस हो जाता है, अपनी रिवॉल्वर अपने कमरे से निकाल करके तुरंत
शंभू को गोली मार देता है। उसके मन में एक रोष रहता है, शंभू को गोली मारता है और एक दो गोली नहीं, पूरे 6 की 6 गोली मार देता है। शंभू वहीं जगह पर ही दम तोड़ देता है। आनन फानन में पुलिस आ जाती है और कल्पना को बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। और सुनील यही इतना कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार, अपना घर, अपने माँ बाप सब छोड़ दिया और तुम मुझे धोखा दे रही थी। कल्पना तो कुछ कह भी नहीं पाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती है। इतने में ही किसी ने फ़ोन कर दिया, यहाँ हत्या हो गई है। पुलिस आती है और सुनील के हाथों में हथकड़ी डाल के ले जाती है और सुनील को जेल हो जाती है। सुनील को जेल हो जाती है। कल्पना उसी समय एक आश्रम में चली जाती है, पूरा अपना ज़मीन जायदाद सब बेच देती है। उसके पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और कल्पना पूरी जायदाद बेच के एक आश्रम में चली जाती है। वहाँ की आश्रम की वो बन करके रहती है, मालकिन बन के, बस एक आश्रम में सबकी सेवा करती और माता जी के नाम से विख्यात हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद कल्पना बीमार पड़ती है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। उसके बाद सुनील जेल से आता है तो अब उसे जीने की कोई चाह नहीं थी और बीमार पड़ जाता है। तो वहाँ जा कर के अस्पताल में दवाई लेने जाता है तो देखता है कल्पना बीमार पड़ी बेड पे एकदम। इतनी सुंदर दिखने वाली कल्पना आज हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। सुनील जाता है और कहता है तुम्हारे कर्मों की यही सज़ा है। कल्पना कहती है हाँ, मेरे कर्मों की यही सज़ा है। आप तो चले गए और हम लोग उसी के बारे में सोच के हंस रहे थे कि एक दिन बताएंगे शंभू के साथ तुम्हारी बीवी रहती है, और हम लोग सोच रहे थे कि शंभू के साथ शादी कर देंगे। बस जो है यही हमारी गलती थी। चलो कहानी ख़त्म। कल्पना दम तोड़ देती है और सुनील देखते रह जाता है कि कितनी बड़ी भूल किया अपनों के चाहने वालों के साथ।